दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं बेसिकली जो लास्ट 7 डेज में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रहे हैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ। और हम इस चीज़ को रेगुलर रखेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू माय हेल्थ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। पर नाउ आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करूँ, स्पेशली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरएएस और यूपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सबको। और मैं यही चाहूंगी, मैं इस प्रकार के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करूं कि आपको इस वीडियो के अलावा और जो मैं इसमें नोट्स दूंगी उसके अलावा आपको कुछ और करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना ना पड़े अपने आरएएस और यूपीएससी एग्जाम दोनों के लिए। आरपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उन सबके लिए मैं ऐसा ही ट्राई करूंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल की बात करूं कि अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट का विधेयक आया है, जन विश्वास संशोधन बिल। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर हम नॉर्मली देखें कि इसमें क्या है तो इसका जो सबसे पहला प्रोविजन जो आया था हमारा, मतलब ये अभी इसमें संशोधन हुआ है, मतलब ये ऑर्डिनेंस है। और उसके बाद में जो 2023 में जैसे जो जब ये आया था तो उस टाइम पे क्या था, पहले जो 42 केंद्रीय कानून के प्रावधानों को खत्म किया गया था 2023 में, जो पहला संशोधन आया था, जब सबसे पहली बार अमेंडमेंट हुआ था। संशोधन का मतलब अमेंडमेंट है इसमें। और नए बिल में 16 कानूनों में जेल की सजा के प्रावधान को खत्म किया है। मतलब जेल की सजा मतलब कोई भी माइनर जो ऑफेंसेस होते थे उनके लिए पहले क्या होता था, कोई भी नॉर्मल ऑफेंसेस है तो उसमें जेल की सजा का प्रावधान था। तो अब इस चीज को खत्म कर दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब जैसे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है उनको इसमें हटा दिया है, सिविल ऑफेंसेस को ही रखा है। तो उससे क्या रहता है कि जो इंडस्ट्रीज है उनको एस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसमें जो अननेसेसरली जो हम कहते हैं कि जैसे ब्यूरोक्रेटिक डिले जो रहता है वो भी इस चीज से प्रिवेंट होगी। ठीक है। और स्वच्छ ऊर्जा, जैसे स्वच्छ ऊर्जा की हम बात करें, क्लीन एनर्जी जो है वो गवर्नमेंट की ड्रीम प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट उस पर काफी फोकस कर रही है ना। पेरिस क्लाइमेट समिट जो हमारी थी 2015 वाली, उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा था। और अभी जो हमारा 2030 का टारगेट है क्लीन एनर्जी का, वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है। पर अब जैसे इसमें इसके कुछ नेगेटिव्स भी देखें कि जैसे अगर किसी भी कोई नॉर्थ इंडिया की कोई कंपनी है, उसको महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा यानी कि जो हमारी सोलर एनर्जी उससे रिलेटेड कोई प्लांट को स्टैब्लिश करना है, तो उसमें उनको क्या होगा कि केंद्रीय राज्य या स्थानीय निकाय के नियमों कानूनों और उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने जैसे कि देखा इसमें कि केंद्रीय राज्य स्थानीय निकायों के नियमों और मतलब इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स है उनको भी फॉलो करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो इन सबके इनको जो निकाय हैं उनके मतलब जो रूल्स हैं, नियम कानून, उन सबको इनको फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे इसमें हम देखें तो अगर किसी को नॉर्थ इंडिया की जैसे हम कंपनी की बात करें कि कोई नॉर्थ इंडिया की कंपनी महाराष्ट्र महाराष्ट्र मतलब साउथ इंडिया का पोर्शन हो जाता है ना, वहां पे अगर सोलर एनर्जी का कोई प्लांट स्टैब्लिश करना है तो उनको मतलब 2735 शर्तों का अनुपालन करना जरूरी है। और 83 उसमें ऐसी शर्तें हैं जिनके उल्लंघन पर जेल की हवा, मतलब जेल का भी प्रोविजन है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट जो रिफॉर्म ला रही है, जैसे ये जो हमारा अभी विधेयक जो उन्होंने लाया है, जन विश्वास बिल जो लाया है, ये काफी हम कह सकते हैं मतलब एक पॉजिटिव स्टेप है, जिसमें जेल के प्रावधान और क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं उनको इसमें कम किया जा रहा है। जो माइनर ऑफेंसेस है उसको जो पहले जेल वगैरह का जो प्रावधान था उससे हटाया जा रहा है। तो इट इज काइंड ऑफ गुड स्टेप। ठीक है। तो आप अपने वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, स्पेशली जैसे आपका जैसे मीन्स वगैरह का रहता है ना, तो उसमें आप इस चीज को वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इस प्रकार के प्रोविजंस को कैसे प्रमोट कर रही है। तो ये इसमें एक हम लिख सकते हैं कि इस स्कीम के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है ना, उसमें गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। ओके। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा नेक्स्ट ये आर्टिकल हम देखें, अमेरिका एक सेकेंड, हाँ, कि अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए आपदा में अवसर की तरह है। मतलब अभी हम देखें तो हम जनरली, आपने जो भी आर्टिकल्स वगैरह भी देखे होंगे या न्यूज वगैरह भी इसके बारे में अगर आपने पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि जो टैरिफ वॉर अभी चल रहा है, जो अमेरिका और जो भारत है उस पे जो इम्पोज किया, अभी 50% टैरिफ कर दिया है। तो उसमें हम क्या, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए, मतलब इसमें इंडिया क्या कर सकती है। तो अगर हम जैसे हम बात करें कि आज से अगर जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब अमेरिका से भारत के रिश्ते हमेशा ही स्टेबल नहीं थे, हमेशा ही अच्छे नहीं रहे।
तो कई बार ऐसा हुआ था कि मतलब पास्ट में हम अगर हम बात करें कि वो इतने स्ट्रांग रिलेशनशिप उनकी नहीं थी, है ना। तो जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मैं बात कर रही थी, तो PL 480 हम गेहूं का इंपोर्ट किया करते थे उस टाइम पे स्कीम के तहत। जो यूएस है वहां से हम जो वीट वगैरह है, जो अनाज है, उनका इंपोर्ट करते थे। पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसको मतलब मना कर दिया था, उन्होंने उनसे इंपोर्ट लेने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका या कहीं से भी आप इंपोर्ट कर रहे हो या आप किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट हो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, जैसे हम चाइना पे अभी रेयर अर्थ मेटल्स के लिए डिपेंडेंट है ना, या क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट है, तो उससे क्या होता है ना कि उनकी आपको बात माननी पड़ती है, क्योंकि जियो पॉलिटिकली आपको अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन चीजों से भी कॉम्प्रोमाइज कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उस चीज को मानने से इनकार कर दिया था, और ये जो इम्पोर्ट के तहत जो वीट ले रहे थे वो भी मना कर दिया था। तो उससे क्या एक इस आपदा में हमें क्या अवसर मिला था? हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो आया था। तो उसी प्रकार से यदि हम अभी अमेरिका और भारत के इन इसमें देखें, तो अभी भारत के पास में क्या अवसर है कि भारत जो है, हमारा जो देश है, वो आर्थिक सुधार कर सकता है। जैसे कि जन विधेयक हो गया, जन संशोधन विधेयक ये वाला जो हो गया, जन विश्वास संशोधन बिल हो गया, है ना। इसी के साथ ही और भी आर्थिक सुधार गवर्नमेंट जो हमारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो ले सकती है, ठीक है। जैसे कि दूसरी कंट्रीज के साथ में वो अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सकती है। जैसे अभी हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने पे बात कर रहे हैं, और अभी जापान है उसके साथ में भी अभी हमने काफी सारी मतलब 10 से 12 हमारे MOUs और समझौते हुए हैं, जिसमें नासा, सॉरी, इसरो और जाक्सा के साथ में, मतलब जो हमारी स्पेस एजेंसीज हैं, उनके भी बीच में अच्छे अच्छे समझौते हुए हैं, जो फ्यूचर में हमारे लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, ठीक है। और 2028 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे पास में मैन पावर है, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंप्रूव कर रहे हैं, तो हमें अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को जरूर इस चीज के लिए ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और अभी हम देखें तो अभी भारत की अर्थव्यवस्था जो है 351 लाख करोड़ रुपए की है, और स्टॉक मार्केट 439 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये हम कह सकते हैं काफी एक हमारी स्ट्रांग पोजीशन है। जियो पॉलिटिकली भी हम देखें और वर्ल्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं जल्दी, 2028 तक हम बन जाएंगे, और उससे पहले भी बन सकते हैं, और जर्मनी को हम क्रॉस कर देंगे, ओके। तो इंडिया की पोजीशन आज की डेट में काफी स्ट्रांग है। हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि हमें जैसे कि हमें अपना जो हम कहें अभी इंपोर्ट का जो क्षेत्र है, या जो हम एक्सपोर्ट अभी कर रहे हैं, तो वो जो आइटम्स हम अभी यूएस को कर रहे थे, तो वो हम कह सकते हैं कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट आइटम्स नहीं थे, तो हम उस चीज को भी बढ़ावा दे सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन है, रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन है, इंडिया के पास में जो रिसोर्सेज है, उस चीज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो और भी जो आर्थिक सुधार है उनको किया जा सकता है, तो ये हम कह सकते हैं आपदा में एक अवसर की तरह साबित हो सकता है, ठीक है। अब यूरोप अरबों रुपए के डेटा सेंटर्स तो बना रहे हैं, किंतु हार्डवेयर में पिछड़ा, मतलब हार्डवेयर जो है यूरोप के, अब जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज, अब इस आर्टिकल से हमको क्या फायदा है, इससे हमें ये पता चल सकता है कि जैसे यूरोप में डेटा सेंटर्स और जो AI वगैरह है, उसमें कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली वहां पे काम चल रहा है, इनोवेशन हो रहा है, पर हार्डवेयर जो है उसके लिए वो अभी भी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो इस चीज में जैसे वो काम कर सकता है, तो वैसे ही इंडिया जो है वो भी जो इंडिया की जो कमी है उस पे काम कर सकता है। जैसे अभी अपने हम जो यूएस पे हम काफी डिपेंडेंट थे फॉर इम्पोर्ट, अगर हम जो मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस को, तो उससे जो हमारी इनकम हो रही थी उसके लिए हम यूएस पे डिपेंडेंट थे, तो वो डिपेंडेंसी हम कम कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम जैसे ये वाला एक आर्टिकल है, ये भी काफी अच्छा था। इसमें ये था कि ईवी और मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी, AI, इसमें जो चाइना है वो कंटिन्यूसली काफी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब निवेश कर रहा है, पर फिर भी उसको इतना फायदा नहीं हो रहा। तो ये इंडिया के लिए एक फ्यूचर के लिए हम कह सकते हैं कि जो चाइना में जिस चीज की कमी रही थी, हम उस कमी को दूर करके, जैसे इंडिया भी काफी फंड्स वगैरह लॉन्च कर रहा है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, EV को भी प्रमोट कर रहा है, पर चाइना ने भी उस चीज को प्रमोट किया, पर उसको अभी वहां की जो लोकल कंपनीज वगैरह है, उनको इतना मुनाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ गया है, ठीक है। तो हम उस चीज से भी सीख सकते हैं, जैसे कीमतों पे युद्ध शुरू हो गया, मूल्य कम कर रही कंपनियां आपस में, है ना, मतलब प्रतिद्वंदी जो रहते हैं, जो कंपटीशन रहता है कंपनीज के बीच में, उसकी वजह से जो एक वैल्यू मिलनी चाहिए, जितना आप इन्वेस्टमेंट करो वो वैल्यू वो डिराइव नहीं कर पा रहे। तो इंडिया के पास में भी इस चीज से हमें सीख मिलती है कि हम जैसे सिविल एविएशन, आधुनिक चिप मेकिंग,
ना, उसमें हम और डिटेल में इनोवेशन कर सकते हैं और उसमें जो कमी रही है उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। और एक ये अभी जो बिहार में अभी आपको पता होगा चुनावी जो जैसे चल रहे हैं कि कई जरूरी मसले और समस्या मौजूद है। तो अभी जैसे आपने आपको पता होगा रैली वगैरह चल रही है, राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं वो रैली वगैरह कर रहे हैं। तो इससे मतलब हम देखें तो इसमें जो करंट जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि मतलब घुसपैठी जो रहते हैं इलीगल माइग्रेंट्स है उनकी वहाँ पे प्रॉब्लम है। जबकि हम देखें बिहार में आज की डेट में तो वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है पर वो इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम ज्यादा हमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बंगाल है वहां पे हमें देखने को मिलती है। जैसे रोहिंग्याज वगैरह की प्रॉब्लम हो गई जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलती है, और बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर बिहार में इसकी प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम है। पर फिर भी मतलब इसको इसमें इस आर्टिकल में बेसिकली यही था कि इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिसाइजेशन होता है ना किसी भी प्रॉब्लम का, क्योंकि बिहार में और भी प्रॉब्लम्स है जैसे वहां पे गरीबी, भुखमरी, और हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा है। तो उन चीजों पे जो मेन प्रॉब्लम्स है उन पे काम करना चाहिए बजाय कि चीजों का पॉलिटिसाइजेशन करना। कोई भी जो मुद्दे हैं उनका पॉलिटिसाइजेशन करना वो गलत है। इसी चीज का इस बेसिकली इस आर्टिकल में डिस्कशन हुआ था। ठीक है। और बस यही था इसमें, है ना, कि यही गरीबी, पलायन, खराब बुनियादी ढांचा, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उस पे उन पे ध्यान देना चाहिए। और कृषि कृषि संकट और जन स्वास्थ्य व शिक्षा का चरमराया हुआ जो ढांचा है वहां पे उस चीज पे, जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की वहां पे अभी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो यही इस चीज में डिस्कस, यही इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ था। और नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, ये हमने देख लिया। और फिर हाँ, ये काफी अच्छा आर्टिकल था, जल के बिना जीवन असंभव है। ये वाला एक बार हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या था। इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज, एक तो जैसे अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, आप ये अपने मेंस के आंसर में डायरेक्ट कोट कर सकते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट, जो यूएन की रिपोर्ट है कि 2050 तक विश्व की आधी से अधिक आबादी जल संकट का सामना कर सकती है। तो आप अगर अपने आंसर में अपनी इस प्रकार की रिपोर्ट्स को कोट करते हैं, स्पेशली आपके मेंस के आंसर में, तो वो आपके आंसर को काफी अच्छे से एनरीच करेगा। ओके, और उससे आपको डेफिनेटली थोड़े ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, फिर भारत में औसतन प्रतिवर्ष 1170 वर्षा होती है, परंतु वर्षा का वितरण असमान है। ये आपको पता ही होगा, मतलब इंडिया में मतलब अच्छी खासी बारिश होती है, 1170 मतलब अच्छा अमाउंट है बारिश का। पर अभी भी आप देखें तो काफी आपको जैसे कुछ स्थानों पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, राजस्थान में भी कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि रेन की अगर हम बात करें तो रेन इंटेंसिटी वो ज्यादा बढ़ गई है ना, और उसके जो नंबर ऑफ डेज है वो कंपैरेटिवली कम हो गए। मतलब कुछ जैसे बारिश आएगी, पहले जैसे अगर आती थी 35 दिनों के लिए, है ना, तो अब आ रही है सिर्फ 25 दिनों के लिए, पर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आ गई। तो उससे क्या होता है, फ्लैश फ्लड हो गया। जो भी आप देख रहे होंगे हिमाचल वगैरह में ये प्रॉब्लम आ रही है, उत्तराखंड, हिमाचल, वहां पे फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है वहां पे। तो ये जो फ्लैश फ्लड हो गया, क्लाइमेट चेंज, इसमें हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज का एक मेजर रोल है। ठीक है, तो ये कि वितरण जो है वर्षा का वो समान नहीं है। तो इसमें क्या हमें करने की जरूरत है आज के टाइम पे, तो राजस्थान में जो पहले के जो ट्रेडिशनल हम वाटर कंजर्वेशन के जो रिसोर्सेज थे, जैसे कि टांके और नाड़ियां, बावड़ियां, बावड़ी, जौहर, टांका, नाड़ी, इन सब में जो पानी को इकट्ठा किया जाता था ट्रेडिशनली, जो वाटर सोर्सेज में का यूज किया जाता था, उनमें वाटर का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। और अगर हम अभी बात करें हमारे जो वाटर का रीयूज और रिसाइकिल करना, वो भी जरूरी है। परकोलेशन पिट्स, चेक डैम्स, कृत्रिम रिचार्ज संरचनाएं, है ना, मतलब जो आर्टिफिशियल वाटर कंजर्वेशन की जो संरचनाएं जो रहती है उनको बढ़ावा देना, उनको विकसित करना, ये जरूरी है। ठीक है, और स्मार्ट सिटी योजनाओं में जल संरक्षण को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। ठीक है, और मुख्यमंत्री, अगर हम राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है उसने इसी दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास किया है। जैसे जल संरचनाएं बनाई या पुनर्जीवित की गई है इसके तहत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है। और आपको ये भी एक और इसमें कौन कौन सी स्कीम्स है वो भी आप बताना। जैसे अटल भूजल योजना है, उसमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने पे बल दिया जाता है ना। जल जीवन मिशन है, पाइपलाइन से पानी की उपलब्ध करवाने की इसमें कोशिश की गई थी।
कोशिश की जा रही है ना। और 2003 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भवन निर्माण में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य अनिवार्य कर दिया। वर्षा जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो सारे घरों में राजस्थान हाईकोर्ट ने 2003 में अनिवार्य कर दिया। तो ये चीज भी आप कोट कर सकते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन की मेजर्स को अपनाया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये जो आर्टिकल हो गया काफी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसमें एक ये केस स्टडी भी थी कि अलवर जिले के तरुण भारत संघ और अरवरी नदी का पुनर्जीवन, इसमें जोहड़ों के जो पुनर्निर्माण है उसका अभियान शुरू हुआ था। तो ये भी एक आप मतलब केस स्टडी हो गई है जिसको आप कोट कर सकते हैं। ये आपके मतलब इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इंटरव्यू है अपकमिंग आरएएस का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, आरएएस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी मेंस के लिए, तो आप सब जगह इस प्रकार की केस स्टडीज को कोट करते हैं तो आपके आंसर्स मतलब डेफिनेटली स्टैंड आउट करेंगे और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है। फिर विजन डॉक्यूमेंट 2047, ये अपने राजस्थान में भी ये डॉक्यूमेंट आया था। मतलब उसी की तर्ज पे कि जिस प्रकार से राजस्थान जो इंडिया है वो डेवलप्ड कंट्री की दिशा में काम कर रहा है 2047 तक, वैसे ही राजस्थान भी उसी दिशा में काम कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट उसी से रिलेटेड है कि इसमें क्या है, मिशन मोड में कार्य शुरू कर दिया गया। मतलब इसमें जो यूथ है, यूथ एम्पावरमेंट पे बेसिकली ध्यान दिया जा रहा है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी है भजन लाल शर्मा जी, वो इस पे स्पेशली ध्यान दे रहे हैं। एआई हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, इनोवेशन हो गया, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा, उद्यमिता, रोजगार, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पे इन चीजों को प्राथमिकता दी जा रही है आज की डेट में, है ना। 2030 तक हमारा टारगेट है $350 बिलियन, और 2047 तक है $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का। ये हमारे राजस्थान का टारगेट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा बजट था मतलब प्रीवियस जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट था उसमें भी इस चीज को मेंशन किया था। तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना, उसमें 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्या इस स्कीम के तहत क्या रहता है। 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। फिर खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू किया जा सकता है इसके तहत। महिलाएं, एससी एसटी, दिव्यांग और ग्रामीण युवकों को विशेष प्राथमिकताएं दी जाएगी इसके तहत। ओके। फिर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है उससे उसमें सुपर स्पेशलिटी संस्थान का निर्माण कराया जा रहा है जो जयपुर में इस्टेब्लिश होगा। ठीक है। फिर राइजिंग राजस्थान समिट जो 2024 में हुई थी, उसमें 45 लाख करोड़ रुपए तक के एमओयू साइन हुए थे। और 4 लाख करोड़ रुपए तक के जो एमओयूज है उस पे काफी प्रगति, उसका जो काम है वो अभी शुरू हो चुका है। उसमें काफी प्रगति भी हमको देखने को मिल रही है। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। मतलब ये इसमें काफी सारी चीजें थी, तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये सारी जो पॉलिसीज है जैसे रिको डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, मिनरल पॉलिसी, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, ये सारी जो पॉलिसीज थी ये आपकी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे उसमें भी मेंशन की गई थी। तो आप अगर ये डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसमें इनकी डिटेल्स के बारे में आपको उसके पता लग सकता है। ठीक है। तो जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो किसके तहत डेवलप हो रहा है, वो जो हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है डीएमआईसी, उसके तहत ही इसको भी डेवलप किया जा रहा है ना। तो इसमें आधारभूत ढांचे, रोजगार और निवेश के संसाधनों को नए आयाम मिलेंगे। ठीक है। फिर राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 के माध्यम से 2030 तक 125 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी, है ना, उसके तहत हमारा क्या टारगेट है 2030 तक 125 गीगावाट विद्युत उत्पादन का। ये जो क्वेश्चन है ये इस बार आरएएस मेंस में भी आया था राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि ये पॉलिसी अभी अनाउंस हुई थी जो रिसेंट हमारा इकोनॉमिक सर्वे था उसमें। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नई भूमि आवंटन नीति 2025 लागू की है। इसमें शिक्षा, हेल्थ और इंडस्ट्री से जुड़े युवाओं को जमीन, निवेश और विकास के लिए मदद मिलेगी। वहीं एयरो स्पोर्ट्स भूमि लीज नीति रोमांचक खेलों, टूरिज्म और इवेंट से जुड़े युवाओं के लिए करियर के नए दरवाजे खोल रही है। ठीक है। तो एयरो स्पोर्ट्स भूमि लीज ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, और नई भूमि आवंटन नीति ये भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। ठीक है। फिर खेलो इंडिया पॉलिसी 2025, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ये आपकी जो स्पोर्ट्स एंड योगा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी उसी से रिलेटेड पॉलिसी लॉन्च की है। ओके। एक ग्लोबल सिटीजन बनाए, वही उन्हें आने वाले वर्षों में ग्लोबल सिटीजन बनाएगा। ठीक है, राजस्थान के युवाओं को। विश्वकर्मा योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है।
ये आप ज़रूर रीड कीजिएगा ढंग से। और इसी के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और वी विल मीट द नेक्स्ट लेक्चर। जो करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप अपने मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही आंसर्स को अच्छे से एंड रीच कर पाए। सो थैंक यू। सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।